Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today we are going to start our subject Pathophysiology Unit 1 Chapter number 1 Cell Injury. सेल इंजरी से हमारा क्या मतलब है? देखो, सेल इंजरी का मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, ठीक है, वो किसी भी रीजन की वजह से इंजर्ड हो जाती हैं, तो उस इंजरी में क्या क्या मैकेनिज्म देखने को मिलता है, यानी कि किस तरीके से बॉडी के अंदर सेल्स जो है वो इंजर्ड होंगी, ठीक है, और क्या वो इंजरी को हम रिवर्स कर सकते हैं या उसकी वजह से परमानेंटली सेल्स यहाँ पर डैमेज हो जाएंगी। क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से कोजेज होते हैं जिनकी वजह से ये सेल इंजरी देखने को मिलती हैं, ठीक है, और किस किस टाइप की सेल इंजरीज यहाँ पर होती हैं। इसी चीज को समझने के लिए हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक सेल इंजरी, ठीक है। तो सेल इंजरी का क्या मतलब है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि व्हेन अ सेल एक्सपीरियंसेस अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेस, अगर एक सेल है वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस कंडीशंस को एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है, वो क्या फील कर रही है? स्ट्रेस फील कर रही है। किसकी वजह से? ड्यू टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किसकी वजह से? अगर सेल के अंदर का इंटरनल या उसका एक्सटर्नल यानी कि सेल के बाहर का एनवायरनमेंट यहाँ पर चेंज हो जाता है, और उस एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से सेल जो है वो स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करती है, तो उससे क्या होता है? आपके यहाँ पर सेल इंजरी देखने को मिलता है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि आर बॉडी cells having an inbuilt mechanism to deal with various environmental changes. नॉर्मली तो क्या होता है, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है ना, उनके अंदर एक इनबिल्ड मैकेनिज्म होता है, यानी कि सेल के अंदर ऑलरेडी बिल्ड मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो डिफरेंट एनवायरमेंटल जो चेंजेस होती हैं उनके साथ डील कर पाती हैं। मतलब ऑलरेडी उनके अंदर मैकेनिज्म है कि वो खुद उसके साथ डील करेंगी और अपने आप को क्योर करेंगी, ट्रीट करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करती हैं, उस स्ट्रेस की जो कंडीशन है उसके साथ डील करती हैं। Thus, in response of this cells to stress depends on two variables. तो ये जो रिस्पॉन्स होता है ना सेल्स का उस पर्टिकुलर स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। एक तो होता है द टाइप ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज बीइंग इन्वॉल्व। एक तो जो सेल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जो टिश्यूज इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उस पर ये डिपेंड कर रहा होता है। दूसरा, द ड्यूरेशन एंड द टाइप ऑफ इंजरी। दूसरा डिपेंड करता है कि इंजरी कौन से टाइप की है, कितने ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है। तो इन सब चीजों पर क्या डिपेंड करती है? सेल की इंजरी डिपेंड करती है। तो क्या कह रहे हैं हम कि अगर कोई सेल है, ठीक है, वो किसी भी स्ट्रेस कंडीशन को फील करती है, जो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? सेल इंजरी देखने को मिलती है। और नॉर्मली तो इससे लड़ने के लिए, इससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी की सेल्स में एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होती है, लेकिन जो भी रिस्पॉन्स यहाँ पर सेल्स उस स्ट्रेस के अगेंस्ट में प्रोड्यूस करेगी वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो कि किस टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, और वो जो इंजरी है उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना है, और किस टाइप की आपकी इंजरी है, ठीक है। एक तो सेल्स और टिश्यूज का टाइप और एक इंजरी का टाइप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि द रिस्पॉन्स ऑफ द सेल्स इंजरी में बी। यहाँ पर जो सेल इंजरी की रिस्पॉन्ड देखने को मिलता है कि भाई सेल्स क्या करेंगी, उस इंजरी के रिस्पॉन्स देंगी, ठीक है, उससे फाइट करेंगी। तो वो जो रिस्पॉन्स है वो मेजरली दो टाइप का होता है। एक तो होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल से क्या मतलब है? रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर जो सेल इंजरी है उसे फिर से रिवर्स किया जा सकता है, वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सकता है, तो उसको तो क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल सेल इंजरी। और अगर वो जो स्ट्रेस कंडीशन है उसकी वजह से जो इंजरी यहाँ पर हुई है वो रिवर्स ना हो और वो कंटिन्यूसली चलती रहे और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाए, तो उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो पहला तो क्या होता है आपकी रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल में क्या है कि समटाइम्स व्हेन द इंजर्ड सेल्स recovered back if the stress is mild to moderate. This is known as reversible cell injury. कि कभी कभी तो क्या होता है कि जो इंजर्ड सेल है ना वो अपने आप को रिवर्स बैक कर लेती हैं, ठीक है।
ये कब होता है कि जब स्ट्रेस की जो कंडीशन है वो माइल्ड लेवल पर होती है या मॉडरेट लेवल पर होती है, तब सेल्स इस इंजरी को रिवर्ट बैक कर लेती है और इस कंडीशन को बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। लेकिन एक और कंडीशन आती है जब जो सेल इंजरी है वो सीवियर कंडीशन में होती है, तो सेल्स उसको रिवर्ट बैक नहीं कर पाती, उसे क्या बोलते हैं हम, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड है आपका irreversible cell injury. So this is the condition when the stress is very serious or severe and persistent, then the cells may be died. This is known as irreversible cell injury। कि अगर यहाँ पर जो स्ट्रेस कंडीशन जनरेट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर है और लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्टेंट बना हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो सेल्स रहेंगी वो डाइड हो जाएंगी, मर जाएंगी, ठीक है। और इस कंडीशन को बोला जाता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, यानी वो सेल इंजरी जिसको रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो कि मोस्टली किसमें देखने को मिलती है, फॉर एन एग्जांपल नेक्रोसिस एंड अपोस्टोसिस। अपोस्टोसिस का मतलब ही होता है क्या, सेल डेथ। तो अगर सेल यहाँ पर इंजरी की वजह से सेल की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं अपोस्टोसिस। और इसी तरीके से नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जो सेल है वो उसकी जो वो पीली पड़ गई है, येलोइशनेस वहां पर आ गई है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस, ठीक है। एक और टाइप होता है यहाँ पर सेल्यूलर अडेप्टेशन। ये अलग चीज है, यहाँ पर जो सेल्स हैं वो रिवर्ट बैक नहीं कर रही है, वो उस स्ट्रेस को लेकर के अडेप्ट कर चुकी हैं कि ये स्ट्रेस परसिस्टेंट भी बना हुआ है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर वो रिवर्ट बैक भी हो जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको बोलते हैं सेल्यूलर अडेप्टेशन। तो क्या बोल रहे हैं, थर्ड इज सेल्यूलर अडेप्टेशन इन विच सम सेल्स अडेप्ट टू द चेंजेस when there is increased functional demand and then revert back to the normal state if the stress is removed. This is known as cellular adaptation। क्या बोल रहे हैं कि कुछ सेल्स होती हैं जो पर्टिकुलर जो चेंजेस हैं, जो स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में जो चेंजेस यहाँ पर सेल में हुए हैं, ठीक है, उनको अडेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। When there is a increase functional demand, जब उनकी फंक्शनल डिमांड ज़्यादा होती है तब वो इन चेंजेस को अडेप्ट कर लेती हैं और अगर वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए तो उसको भी रिवर्ट बैक कर देती हैं, ठीक है। इफ द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, अगर आपने स्ट्रेस वहां पर रिमूव कर दिया तो वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगी, ठीक है, उसको भी वो रिवर्ट बैक कर देती हैं। इसको बोलते हैं क्या, सेल्यूलर अडेप्टेशन। यानी कि अगर जो सेल्स हैं वो स्ट्रेस में थी, स्ट्रेस की वजह से उस रिस्पॉन्स में उसमें कुछ चेंजेस हुए और उन चेंजेस की वजह से उनकी जो फंक्शनल डिमांड थी, ठीक है, फंक्शनल डिमांड को देखते हुए उन्होंने उस चेंजेस को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको क्या बोल रहे हैं, सेल्यूलर अडेप्टेशन। और अगर ये स्ट्रेस को हटा दिया और वो नॉर्मल स्टेट में आ गई तो उसको भी वो क्या कर लेंगी, यहाँ पर रिवर्ट बैक कर लेंगी। इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर अडेप्टेशन। इसके एग्जाम्पल हैं एट्रोपी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया एंड डिस्प्लासिया। ये सारी टर्मिनोलॉजीज को हम आगे फर्दर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एट्रोपी का क्या मतलब होता है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी जिसमें इंक्रीज्ड सेल साइज हो जाएगा तो हाइपरट्रॉफी क्या होगा, हाइपरप्लासिया क्या होगा, ठीक है, मेटाप्लासिया क्या होगा और डिस्प्लासिया क्या होगा। ये सभी जो है सेल में होने वाले चेंजेस से रिलेटेड सेल्यूलर अडेप्टेशंस होते हैं जिसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि ये सेल इंजरी हुई क्यों है, क्या क्या कोजेज हैं, क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से सेल इंजरी देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट इज कोजेज ऑफ सेल इंजरी, सेल इंजरी के कारण क्या हैं। सो इनिशियली व्हेन द सेल इज इंजर्ड इट इज लेस सीवियर एंड कैन नॉट बी रिवर्सिबल। देखो सॉरी कैन बी रिवर्सिबल, क्या बोल रहे हैं कि जब शुरुआत होती है ना सेल इंजरी की, जब सेल शुरू में इंजर्ड हुई होती है तब ये काफी कम सीवियर कंडीशन में होती है और उसको इजीली हम रिवर्स बैक कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंजरी बढ़ती जाएगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब उसको रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकेगा, उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो क्या बोल रहे हैं कि बट when the injury reaches to a point of no return or a highest possible severity level then
इट इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। लेकिन जब जो इंजरी है वो अपने हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच चुकी है, हाईएस्ट पॉसिबल सीवियरिटी के लेवल पर पहुंच चुकी है, और ये वो कंडीशन है जब ये वापस रिटर्न बैक नहीं हो सकती, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है, तो इसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोला जाता है। और इससे अल्टीमेटली क्या हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है। दिस वुड रिजल्ट इनटू सेल डेथ, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब कारण क्या है सेल इंजरी के, सो द पॉसिबल कोजेज ऑफ सेल इंजरी आर, जो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं सेल इंजरी के, उसमें फर्स्ट है आपकी हाइपोक्सिया। हाइपो का मतलब होता है कमी या लेस, और ऑक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोक्सिया। और एक और कंडीशन होती है इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो होता है वो ब्लड का फ्लो स्लो रेट से होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, और सेल की क्या होने लगती है, ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती और सेल इंजर्ड होने लगती है। तो पहला कारण तो क्या हुआ, हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। हाइपोक्सिया मतलब, हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन इन विच the glycolytic energy production can continued and decreased level of oxygen। हाइपोक्सिया वो कंडीशन है जिसके अंदर जो ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी पाथवेज है वो कंटिन्यू रहते हैं और कंटिन्यूसली एनर्जी का प्रोडक्शन करते रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज हुआ होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर देखने को मिलता है। जबकि whereas ischemia is a condition in which loss of blood flow and therefore oxygenation of the tissues is absent। जबकि इस्चीमिया वो कंडीशन है जिसके अंदर जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, वो यहाँ पर लॉस्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और टिश्यूज के अंदर जो ऑक्सीजनेशन है वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, हाइपोक्सिया में तो ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा, जबकि इस्चीमिया के अंदर ब्लड फ्लो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से टिश्यूज का जो ऑक्सीजनेशन है, टिश्यूज में ऑक्सीजन नहीं, देखो ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं फ्लो होगी, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि टिश्यूज का ऑक्सीजनेशन यहाँ पर एब्सेंट रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, in the myocardial ischemia resultant into coronary artery atherosclerosis, कि जो मायोकार्डियल इस्चीमिया की जो कंडीशन होती है उस वो किस में रिजल्ट हो जाती है, मतलब अगर मायोकार्डिया में इस्चीमिया हुआ है यानी हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, तो उसके रिजल्टेंट कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने कहा कि मायोकार्डियल इस्चीमिया जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये हुआ पहला कोज। देन आता है सेकंड रीजन यहाँ पर कि सेकंड क्या कारण हो सकता है सेल इंजरी का, तो सेकंड है आपकी फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट में क्या होंगे, सो डिफरेंट फिजिकल एजेंट्स सच एज हीट, कोल्ड, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, ट्रोमा, रेडिएशंस एक्सेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल इंजरी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट फिजिकल एजेंट्स हैं, जैसे कि आपकी कोल्ड हो गया, है ना, कि टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया हीट के अंदर, एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो गए, ट्रॉमा कंडीशंस हो गई, रेडिएशंस हो गई, इन फिजिकल एजेंट्स की वजह से क्या हो सकती है, सेल की डेथ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट किससे रिलेटेड है, हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में क्या बोल रहे हैं कि ऑल्दो इम्यून सिस्टम serve as a defense against biological agent, but sometimes immune reactions like anaphylactic and hypersensitivity reactions can result into the cell injury। कि वैसे तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना वो एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, डिफेंस करने का काम करता है डिफरेंट बायोलॉजिकल एजेंट से, कि बॉडी के अंदर अगर कोई बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि कोई भी पैथोजन अगर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उससे फाइट करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है।
लेकिन कभी कभी इसी इम्यून सिस्टम का जो इम्यून रिएक्शंस होती है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो कि मोस्टली एलर्जी के अगेंस्ट यहाँ पर होती है, ठीक है। तो एलर्जिक रिएक्शंस हो गई, आपकी हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन हो गई, जिसमें सेंसिटिविटी जो है होती है वो बढ़ जाती है। तो उस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से क्या देखने को मिलती है, सेल इंजरी देखने को मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, thyroid damage caused by antibodies produced by the body's own tissue, ठीक है। बॉडी के खुद के टिश्यू का जो टिश्यूज थे उनके थ्रू जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती है, उसके रिजल्टेंट यहाँ पर थायराइड ग्लैंड डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड का डैमेज देखने को मिलता है, किसकी वजह से, बॉडी की खुद की जो एंटीबॉडीज होती है ना उनके रिस्पॉन्स में, ठीक है। मतलब वो इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला जाता है, क्योंकि बॉडी की खुद के ही टिश्यूज जो रहते हैं उनसे एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है बॉडी के खुद के ऑर्गन के अगेंस्ट में, इसीलिए यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेल की इंजरी के लिए। तो फोर्थ फैक्टर में है केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग, यानी कि कुछ पर्टिकुलर केमिकल एजेंट्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपके सेल इंजरी के लिए। कौन कौन से केमिकल एजेंट है वो, तो देखो कि केमिकल एजेंट्स कैन रिजल्ट इनटू सेल इंजरी सच एज ग्लूकोज और salts in hypertonic concentration. Second example is oxygen at a higher concentration. Third is poison like mercury and arsenic and cyanides. And fourth is insecticide and herbicides. देखो क्या बोल रहे हैं कि कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं जो सेल इंजरी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका सोल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक है, यानी उसकी जो टोनिसिटी है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो सॉल्ट सोल्यूशन है, या हम कहेंगे कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट शुगर भी हो सकता है और सॉल्ट भी हो सकता है, तो उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है। और फिर भी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाए, ग्लूकोज या सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ऑलरेडी एक्सेस में प्रेजेंट हो, तो इसकी वजह से यहाँ पर सेल इंजरी हो सकती है, ठीक है। सेकंड है कि अगर हायर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन वैसे तो हमारे लिए बॉडी के लिए सेल्स के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर ये भी हायर कंसंट्रेशन में है तो भी सेल्स की इंजरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। थर्ड है कि कुछ पर्टिकुलर पॉइजन जैसे कि मरकरी, आर्सेनिक और साइनाइड्स जो रहते हैं, इनकी जो पॉइजनिंग होती है इसकी वजह से भी सेल इंजर्ड हो सकती है। और इसी तरीके से इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मतलब जो इंसेक्ट्स को मारने वाले, किल करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, इसी तरीके से हर्ब्स को मारने वाले जो हर्बिसाइड्स होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट कि फिफ्थ क्या कोज हो सकता है, कारण क्या हो सकता है। तो फिफ्थ में है आपके माइक्रोबियल एजेंट्स। माइक्रोबियल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो माइक्रोबियल एजेंट या माइक्रोब्स रहेंगे वो भी क्या कर सकते हैं, सेल को इंजर्ड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आते हैं आपके माइक्रोब्स सच एज रिकेट्सिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया विच कैन कोज सेल इंजरी। फॉर एन एग्जाम्पल, tuberculosis in lungs or damage in respiratory mucosa is caused by influenza virus, ठीक है। कि डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि रिकेट्सिया, वायरस, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, सेल को इंजर्ड कर सकते हैं, सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, लंग्स के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस होता है या रेस्पिरेटरी म्यूकोसा जो डैमेज होता है वो किसकी वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। और वायरस क्या है आपका, माइक्रोब है, तो इसीलिए इसको क्या बोला है, माइक्रोबियल एजेंट्स की वजह से भी क्या देखने को मिलती है, आपके सेल इंजरी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर नंबर 6, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब ये है कि जो पर्सन है उसकी जो साइकोलॉजी है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर सेल इंजर्ड हो रही है। जैसे कि प्रॉब्लम सच एज अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, स्मोकिंग कैन रिजल्ट इनटू डिजीजेज सच एज liver damage, lung cancer, peptic ulcer
एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। क्या बोल रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म का मतलब ये है कि जो पर्सन है उसको अल्कोहल का एडिक्शन है, अल्कोहल लेने की आदत है उसको, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर ड्रग मेडिसिन जैसे कि नारकोटिक्स हो गए तो उनको लेने की आदत है, ठीक है, या उसको स्मोक करने की आदत है, ओवर स्मोकिंग वो करता है, तो इसकी वजह से भी कई सारी डिजीजेज देखने को मिल सकती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि पर्सन का अल्कोहल की वजह से मोस्टली लीवर डैमेज हो जाता है, ठीक है, स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है, अल्कोहल की वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है, या डिफरेंट कार्डियोवैस्कुलर यानी सीवीएस की हार्ट की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके 7th न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस का मतलब ये है कि अगर जो पर्सन है उसकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है। न्यूट्रिशन डिस्टर्ब का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन हमको डाइट में लेना होता है, अगर उस अमाउंट से ज्यादा ले रहे हो तो भी प्रॉब्लम है और कम ले रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। दोनों ही वजह से यहाँ पर क्या हो सकती है, सेल में इम्बैलेंसमेंट की वजह से इंजरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट रीजन है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। इसमें क्या बोल रहे हैं कि डेफिशिएंसी टू द न्यूट्रिएंट्स कैन लीड्स टू सेल इंजरी, कि अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी सेल्स इंजर्ड हो सकती है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, प्रोटीन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ सेल्स, कि प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, तो प्रोटीन की वजह से सेल्स की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेस ऑफ लिपिड कैन कोज एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ओबेसिटी। लिपिड का अमाउंट अगर यहाँ पर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस या ओबेसिटी, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां या ओबेसिटी यानी मोटापा जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। लास्ट आता है हमारे पास 8th फैक्टर, दैट इज जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जीन्स की वजह से जेनेटिक इंजरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर का क्या मतलब है कि जेनेटिक फैक्टर और जेनेटिक डिफेक्ट्स रिजल्ट इनटू जेनेटिक इंजरी, कि जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से जेनेटिक इंजरी होती है, जीन्स में प्रॉब्लम आएगी। कैसे? फॉर एन एग्जांपल, congenital malformation is associated with the Down syndrome, कि एक डिजीज है जिसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके साथ कनेक्टेड है, डाउन सिंड्रोम के साथ कनेक्टेड है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इन हीमोग्लोबिन इज सीन इन सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया जो डिजीज होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आपके एक जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, एक अमीनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाने से यहाँ पर हीमोग्लोबिन के अंदर सिकल सेल अनीमिया की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने सिंपली ये पढ़ा कि सबसे पहले तो सेल इंजरी होता क्या है और सेल इंजरी किस किस रीजन की वजह से होता है। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि ये सेल इंजरी जो है, जो हमने कहा कि मेजरली दो टाइप की है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से वो प्रोसीड होती है, कैसे कैसे सेल इंजरी देखने को मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।